हेलो चिल्ड्रन। इस वीडियो में आज हम अंग्रेजी ग्रामर के वॉइस नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसमें हम यह जानने एवं सीखने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है या फिर पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। ये सीखने से पहले हमें वॉइस का अर्थ प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वॉइस का अर्थ जानेंगे। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं या फिर वचन, कथन भी कह सकते हैं आप, यह बात। हम अपने वचनों को, हम अपने कथनों को या अपनी बातों को दो प्रकार से कहते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ पर दोनों प्रकार हमने लिखे हैं। पहला प्रकार है एक्टिव वॉइस। हम अपनी बातों को या तो एक्टिव वॉइस में कहते हैं या फिर पैसिव वॉइस में कहते हैं। तो हमें अपने कथन को कहने के लिए, वॉइस को कहने के लिए दो विकल्प मिले होते हैं, परंतु ये विकल्प उन्हीं वर्ब के साथ, क्रियाओं के साथ, टेंस के साथ उपलब्ध रहता है जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया का तात्पर्य ऐसी क्रिया से है जिस क्रिया का कोई न कोई कर्म हो, और जिस क्रिया का कोई न कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म जानने का तरीका, यदि क्रिया में क्या और किसे लगाकर प्रश्न किया जाए तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह उत्तर उस क्रिया का कर्म बन जाता है। अब जैसे हम दौड़ना नामक क्रिया का उदाहरण लें और दौड़ना में हम क्या से प्रश्न करें तो प्रश्न बनेगा कि क्या दौड़ना, वह क्या दौड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल सकता है। वह क्या हंसता है, वह क्या सोता है, इस प्रकार का उत्तर नहीं मिलता। तो जिन क्रियाओं में क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलता है उन क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं में उत्तर मिल जाता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, वह क्या खेलता है, तो अनेक उत्तर मिल जाएंगे। फुटबॉल खेलता है, चेस खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो जो उत्तर मिल रहे हैं, फुटबॉल, चेस, क्रिकेट, ये शब्द खेलना नामक क्रिया के कर्म होंगे। तो जिन क्रियाओं के कर्म होंगे उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और उन्हीं क्रियाओं को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदल सकते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होते उनका एक्टिव से पैसिव नहीं बन सकता है। तो हम अपनी सकर्मक क्रिया वाली बातों को दो तरह से कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस के रूप में, पैसिव वॉइस के रूप में। अब सेंटेंस में
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का निर्धारण कैसे होता है? वॉइस का निर्धारण कर्ता से होता है। एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा, इसका निर्धारण कर्ता से होगा। कर्ता दो प्रकार के हो सकते हैं, सक्रिय कर्ता और निष्क्रिय कर्ता। सक्रिय का मतलब एक्टिव और निष्क्रिय का मतलब पैसिव। यदि कर्ता सक्रिय है तो वॉइस एक्टिव होगा, और यदि कर्ता निष्क्रिय है तो वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। अब कैसे कर्ता सक्रिय होता है, कैसे कर्ता निष्क्रिय होता है? तो सिंपल है, यदि वाक्य में कर्ता कार्य करेगा तो सक्रिय है, यदि वाक्य में कर्ता कार्य नहीं कर रहा तो निष्क्रिय है। आप जानते हैं कि वाक्य में कर्ता का स्थान निश्चित है। जो भी शब्द कर्ता के स्थान पर आएगा वह शब्द भले ही कर्ता ना हो, कर्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए पंखा चल रहा है। पंखा चलाया जा रहा है। ये दो वाक्य हमने लिखे, एक में पंखा चल रहा है और एक में पंखा चलाया जा रहा है। इसी तरह का एग्जाम्पल हम और लेते हैं। राहुल पिट रहा है, राहुल पीटा जा रहा है। राहुल पीट रहा है, राहुल पीटा जा रहा है। यहां पर हमने दो एग्जाम्पल लिखे। अब देखना है कि किसमें हमारा कर्ता सक्रिय है, किसमें हमारा कर्ता निष्क्रिय है। जब हम कहते हैं कि पंखा चल रहा है तो इसका तात्पर्य है कि पंखा स्वतः क्रियाशील है। और जब यहां कहते हैं कि पंखा चलाया जा रहा है, मतलब दूसरे के द्वारा चला रहा है। इसमें पंखा ऑटो मोड में चल रहा है और इसमें चलाया जा रहा है। इस वाक्य में राहुल पीट रहा है, राहुल कार्य कर रहा है, पीटने का कार्य राहुल कर रहा है। इस वाक्य में राहुल कार्य नहीं कर रहा। आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे
तो कार्य राहुल पर हो रहा है। यहाँ राहुल कर्ता के स्थान पर आ तो गया परंतु कार्य नहीं कर रहा, और यहाँ राहुल कर्ता के स्थान पर है और कार्य भी कर रहा है। जब कोई नाउन कर्ता के स्थान पर होती है और कार्य करती है तो वह नाउन कर्ता के रूप में एक्टिव वॉइस होगा, और जब कोई नाउन कर्ता के स्थान पर होता है परंतु कार्य नहीं करता, उसी पर कार्य होता है, कार्य ना करने के कारण ये निष्क्रिय है, और निष्क्रिय को ही हम अंग्रेजी में पैसिव कहते हैं। यहाँ पर कार्य करने के कारण ये सक्रिय है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्टिव है, और यहाँ पर कार्य ना करने के कारण कहेंगे कि निष्क्रिय है, और अंग्रेजी में कहेंगे पैसिव है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का निर्धारण कर्ता के कार्य करने से या निष्क्रिय रहने से होता है, अन्य शब्दों से नहीं होता है। केवल कर्ता की एक्टिविटी पर होता है। कर्ता हमारा सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। जैसे कहा जाए ट्रेन दौड़ रही है, यहाँ पर ट्रेन हमारा कर्ता है लेकिन हमारा कर्ता निर्जीव है, परंतु दौड़ने का कार्य कर रही है, इसलिए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा। परंतु जब हम कहते हैं कि ट्रेन दौड़ाई जा रही है तो यहाँ भी हमारा ट्रेन सब्जेक्ट है, परंतु दौड़ाने का कार्य कोई कर रहा है, और इसलिए जब कहते हैं कि ट्रेन दौड़ाई जा रही है तो यह वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि वॉइस का निर्धारण कर्ता की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यदि कर्ता क्रियाशील है तो एक्टिव होगा, और यदि कर्ता क्रियाशील नहीं है, कार्य नहीं करता, तो पैसिव होगा। तो इस प्रकार से आपने समझने की कोशिश की कि वॉइस का निर्धारण कर्ता की क्रियाशीलता पर आधारित है। अब आइए हम पैसिव वॉइस की कुछ सामान्य बातें जानने का प्रयास करेंगे। एक्टिव वॉइस तो आपने बहुत पढ़ा है, परंतु पैसिव वॉइस की कुछ सामान्य बातें जानेंगे। पैसिव वॉइस में हिंदी वाक्य के अंत में यदि देखा जाता है तो जा शब्द जरूर आता है। ये जा नहीं आया तो गया, गई, गए, इस प्रकार के आए हुए शब्द पैसिव वॉइस के सूचक शब्द हैं। यहां जा का मतलब जाने से नहीं होता, गया का मतलब चले जाने से नहीं होता। जा या गया, गई शब्दों का तात्पर्य द्वारा से होता है। जैसे ट्रेन चलाई जा रही है, या आम खाया जा रहा है, तो आम कहीं जा नहीं रहा। पत्र लिखा जा रहा है, पत्र कहीं जा नहीं रहा। जा इस बात का सूचक है कि काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, और पत्र तो एक कर्म था, लेकिन हमने उसको कर्ता के स्थान में रख दिया, तो इसलिए पत्र कर्ता के स्थान में होने के कारण कर्ता बन गया। अदरवाइज पत्र कर्म था और कर्म है। तो पत्र लिखा जा रहा है, यद्यपि ये कर्ता के स्थान पर लिख देने से कर्ता बन जाएगा, परंतु रहेगा कर्म ही।
जैसे राजा मारा गया, तो यहां पर गया शब्द आ गया। ये गया इस बात का प्रतीक है कि किसी के द्वारा मारा गया। तो जा, गया, गई, गए हिंदी वाक्यों में आते हैं जो इस बात का प्रतीक होते हैं कि वाक्य हिंदी का पैसिव वॉइस का है। अगली बात जानने योग्य है कि पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया सदैव थर्ड फॉर्म की होती है। एक्टिव वॉइस में जो क्रिया होती है प्रेजेंट फॉर्म की होती है, पास्ट फॉर्म की होती है, परंतु पैसिव वॉइस में जो मुख्य क्रिया होती है वो थर्ड फॉर्म की होती है। क्रिया की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पैसिव वॉइस की मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म की होगी। यदि आपने पैसिव वॉइस की मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म कर दिया, सेकेंड फॉर्म कर दिया, तो निश्चित रूप से आपका एक पैसिव वॉइस गलत होगा। और तीसरी बात जो पैसिव वॉइस में अनिवार्य रूप से आती है, पैसिव वॉइस में जो सहायक क्रियाएं आती हैं वो बी वर्ब के रूप में होती हैं। कोई भी पैसिव वॉइस बिना वी वर्ब के नहीं आता। ये वी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? वी वर्ब में प्रेजेंट फॉर्म में इज, एम, आर, फास्ट फॉर्म में वाज, वर, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग। पैसिव वॉइस बिना इन क्रियाओं के नहीं बनता। तो ये पैसिव वॉइस की कुछ समान विशेषताएं हैं। इंडेफिनिट में इज, एम, आर आएंगी या फिर पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वर आएंगी। कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जुड़ा रहेगा। इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वाज, वर के साथ इज, एम, बीइंग जुड़ा रहेगा। पास्ट पार्टिसिपल में बीन रहेगा। और इस प्रकार से पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के रूप में वी वर्ब अवश्य आता है। इन्हें हम, इन सभी क्रियाओं को वी वर्ब कहते हैं। तो ये हमको स्मरण रखना चाहिए। अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस की कुछ सहायक क्रियाओं को जानेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे। यहां मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक टेंस चार्ट बनाया है। हमारे विद्यार्थियों की एक बड़ी समस्या होती है कि जब अंग्रेजी का सेंटेंस लिखा होता है तो उस सेंटेंस में कौन सा टेंस
प्रयोग किया गया होता है, ये कौन सा टेंस होता है। हमारे बच्चे बड़े डाउट्स में रहते हैं, ये जल्दी बता नहीं पाते हैं, तो ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इंडेफिनिट हमने लिखा हुआ है और ऊपर हमने प्रेजेंट लिखा हुआ है। इस कॉलम के सभी जो वर्ब्स लिखे हैं वो प्रेजेंट टेंस के होंगे। आपको पुनः एक बार स्मरण करा दूं कि वर्ब का मतलब, क्रिया का मतलब टेंस होता है। टेंस कहो या वर्ब कहो या क्रिया कहो, ये तीनों एक ही विषय वस्तु के नाम हैं। एक ही विषय वस्तु को हम तीन नामों से, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में जब क्रिया होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहां हम लिखा है वर्ब फर्स्ट। यदि एक वचन करता है तो उसके साथ में यस या एस लग जाता है। इसी प्रकार से जब इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इज एम आर आ जाएगा और उसकी जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म थी उसको हम थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देंगे। थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव वॉइस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसी को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और सहायक क्रिया वी वर्ब के रूप में आ जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि पैसिव वॉइस में वी वर्ब अवश्य होता है, तो इज एम आर यहाँ जो सहायक क्रिया है वो बी वर्ब है। अब कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया होती है और मुख्य क्रिया में वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। जब हम इसी को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें इज एम आर पहले से बी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ था, तो पैसिव वॉइस में भी आईएनजी वाली वर्ब होना चाहिए। तो इसमें हमने वी वर्ब में आईएनजी लगा दिया। यदि कहा जाए कि इज में आईएनजी लगाइए तो इजिंग नहीं होगा। एम में आईएनजी, एम का आईएनजी फॉर्म बनाइए या आर का आईएनजी फॉर्म बनाइए तो एमिंग या आरिंग नहीं होगा। इज एम आर का आईएनजी फॉर्म बीइंग होगा। और इसी लिए हमने इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए वी वर्ब में आईएनजी लगाया और प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया और मुख्य क्रिया जिसमें आईएनजी लगा था उसको हम पास्ट पार्टिसिपल अर्थात क्रिया की थर्ड फॉर्म बना देंगे। इसी प्रकार से हम परफेक्ट में देखेंगे। परफेक्ट की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया हैव, हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। परंतु जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैव, हैज पहले से सहायक क्रिया के रूप में रहेगा और इसमें भी हमको बी वर्ब लाना होगा। तो हम बी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रयोग करेंगे। बी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है, सेकेंड फॉर्म वाज वर होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है और फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है। अगला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी सहायक क्रिया हैव, हैज प्लस बीन और वर्ब
के साथ आईएनजी होता है, परंतु कहा जाता है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। यही नियम पास्ट टेंस में भी लागू हैं। पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की पहचान ये है कि क्रिया की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, टेंस का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। इसलिए सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि वो वर्ब के फॉर्म्स को याद कर ले। जैसे गो, वेंट, गान। गो प्रेजेंट टेंस है, वेंट पास्ट टेंस है, जहां भी वेंट आएगा वहां पास्ट टेंस होगा, और गान शब्द पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार से यहां पर क्रिया की सेकेंड फॉर्म आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर वी वर्ब आ जाएगा, वाज वर, क्योंकि ये भी क्रिया की सेकेंड फॉर्म है। और जो मुख्य क्रिया होगी जो अब तक सेकेंड फॉर्म थी उसको हम थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदल देंगे। इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया वाज वर आती है और क्रिया के साथ में आईएनजी लगी होती है। ये एक्टिव वॉइस की पहचान है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस। और जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो वाज वर के साथ बीइंग लगा देंगे और मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म डाल देंगे। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म रहती है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा और थर्ड फॉर्म पहले से होती है तो वही रहेगी। और इसी प्रकार से आप फ्यूचर में आएंगे तो विल, शैल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस की रहती है। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो विल, शैल पहले से होगा, वी वर्ब हमको लाना पड़ेगा और मेन वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे, यानी कि थर्ड कर देंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। और इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी करेंगे कि विल, शैल पहले से होगा, हैव पहले से होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से होगी। सिर्फ जोड़ना क्या है, विल, शैल, हैव के बाद बीन जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस होगा मगर पैसिव वॉइस नहीं होगा। इस प्रकार से चार टेंसेज के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यदि आपको टेंस पहचानना है तो आपको क्रियाओं के फॉर्म, टेंस के फॉर्म अवश्य याद करना होगा। अदरवाइज आप अंग्रेजी के सेंटेंस का टेंस जानने में हमेशा दुविधा में रहेंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेजी के सेंटेंस में क्रिया का स्थान कर्ता के पश्चात होता है। जब आप कर्ता जान लेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ आप क्रिया को जान पाएंगे, टेंस को जान पाएंगे, और यदि फॉर्म जानते हैं तो एग्जैक्ट बता देंगे कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। अब हम इन बातों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जो हमें अधिक से अधिक समझने में मदद करेंगे। यहाँ हमने पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट का, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्रमशः हमने एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस के पहले से लिख रखा है और आपको पैसिव वॉइस यहाँ बनाना सीखना है।
यहाँ हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है, पीपुल एडमायर द ब्रेव। यहाँ पीपुल हमारा सब्जेक्ट है, एडमायर हमारा टेंस है, और ब्रेव, द ब्रेव हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए कर्ता और कर्म दोनों का होना जरूरी है। दोनों के बीच में टेंस होता है, वर्ब होती है या क्रिया होती है। ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे स्पष्ट है कि ये प्रेजेंट टेंस है और इसमें और कोई सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लोग बहादुर लोगों की तारीफ करते हैं, ये सब्जेक्ट है, और फिर से बता दें कि ये ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से की जाती है, अर्थात जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, अब वही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी रहेगा, लेकिन स्थान में आ जाने के कारण इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, यद्यपि ये सब्जेक्ट नहीं है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले द ब्रेव। हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया सब्जेक्ट के स्थान पर, ये ऑब्जेक्ट था और ये सब्जेक्ट की जगह है, तो हमने इसकी जगह पे लिख लिया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अभी मैंने बताया कि सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज एम आर होती है। एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया डू डज होती है, परंतु पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया इज एम आर होगी। तो हम यहाँ पर ब्रेव लिखेंगे, ब्रेव माने बहादुर लोग, बहुत सारे लोग हो गए, इसलिए आर लिखेंगे आर। और अब मुख्य क्रिया की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो एडमायर्ड हो जाएगा, ये हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख दी। और क्रिया के थर्ड फॉर्म लिखने के बाद हम बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। बाई शब्द इस बात का प्रतीक है कि कार्य किसी के द्वारा साधन के रूप में दिखाया जाएगा इसको, तो हम बाई लिखेंगे। बाई लिख दिया हमने, और इसके बाद हम अब जो हमारा सब्जेक्ट था वो बाई के बाद चला जाएगा, अर्थात ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। बाई पीपुल लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। यहां हमने दूसरे टेंस का उदाहरण लिखा है। विद्यार्थियों को जान लेना चाहिए कि कौन सा टेंस है ये। यदि आप इन दोनों शब्दों को देखेंगे तो टेंस पता चल जाएगा। आर प्लेइंग लिखा है, आर सहायक क्रिया है और प्लेइंग मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा है। ऐसी पहचान जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की होती है, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो जैसा कि हमने कहा कि जब हम जान लेते हैं कि कौन सा टेंस है, तो हमने जान लिया कि ये दोनों शब्द टेंस के हैं। इसके पहले का शब्द सब्जेक्ट होगा और इसके बाद ए फ्रेंडली मैच ऑब्जेक्ट होगा। यह जरूरी नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट एक शब्द का ही हो। ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी है। आप देख रहे हैं कि ए आर्टिकल है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है और फिर मैच नाउन है। तो नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव लिखा है या एडवर्ब लिखा है तो केवल हम उसी को ऑब्जेक्ट नहीं मान बैठेंगे,
कि हमने फ्रेंडली को ही ऑब्जेक्ट मान लिया और फ्रेंडली लिख करके हमने शुरू कर दिया मैच, यहीं छोड़ दिया और इस प्रकार से मैच आखिरी में चला जाएगा, तो नाउन एडजेक्टिव से अलग हो जाएगा। एडजेक्टिव नाउन के साथ रहना चाहिए, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द नाउन के साथ रहना चाहिए, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर 3 शब्दों का है, ए फ्रेंडली मैच। तो हम लिखेंगे ए फ्रेंडली मैच। अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब हमें सहायक क्रिया लिखनी है। यहाँ पर वी बहुवचन था इसलिए आर आया था, और मैच यहाँ पर एक वचन है इसलिए इज आ जाएगा, इज। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो वर्ब आईएनजी की वर्ब लिखी हुई है ये पास्ट पार्टिसिपल में बन जाएगी, बदल जाएगी, तो आईएनजी चला जाएगा, इसलिए आईएनजी हम बनाए रखेंगे। और हमने ये बीइंग लिख लिया, प्लेड। ये जो प्लेइंग था इसको हमने पास कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल कर दिया, इनकी थर्ड फॉर्म कर दिया। और वर्ब को जैसे ही हम थर्ड फॉर्म करते हैं उसके बाद बाई लगाते हैं। अब बाई के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कारक, ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस आस होता है। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट था लेकिन जगह ऑब्जेक्ट की है, इसलिए कारक भी ऑब्जेक्टिव होगा, कर्म कारक की जगह है, तो इसलिए वी का हम कर्म कारक लिखेंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट का सूचक है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जब हमने कहा कि ये हमारा टेंस है, हमारी क्रिया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, तो ऑल द फ्रेंड्स ये हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ भी 3 शब्दों का है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आल ले लिया और द और फ्रेंड छोड़ दिया। आपको बता दें कि ये नाउन है और ये दोनों शब्द इस नाउन के एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुए हैं, इसलिए एडजेक्टिव एडवर्ब से काम नहीं चलता है, नाउन का होना जरूरी है, क्योंकि नाउन होंगे तभी उनकी विशेषता बताने वाले शब्द होंगे। जब नाउन ही नहीं होगा तो विशेषता किसकी बताएंगे कोई शब्द, इसलिए हम नाउन को नहीं छोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि ऑल द फ्रेंड्स है, ऑल द फ्रेंड्स। अब यहां पर हैज आया है, ही था इसलिए एक वचन था, फ्रेंड्स है बहुवचन हो जाएगा, तो हैज के साथ हैज के स्थान पर हैव हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स है। आप जानते हैं कि जिन क्रियाओं के अंत में एस होता है वो एक वचन की क्रियाएं होती हैं, और जिन क्रियाओं के अंत में एस नहीं होता है वो बहुवचन की क्रियाएं होती हैं। लेकिन नाउन के साथ ही उल्टा है, जिस नाउन के साथ में एस लगा होता है वो बहुवचन की होती है, और जिस नाउन के साथ एस नहीं लगा होता है वो एक वचन की होती है। और क्रिया के साथ उल्टा बताया मैंने कि जिस क्रिया के साथ एस लिखा है वो एक वचन है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि हैव के साथ
एस नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्रिया बहुवचन की है। ये नाउन भी बहुवचन का है और ये क्रिया भी बहुवचन की है। अंग्रेजी ग्रामर में नियम है कि यदि कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, इसलिए फ्रेंड के साथ हैव आएगा। अब एक्टिव वॉइस में हैव सहायक क्रिया होती है, उसी की पैसिव वॉइस में हैव, हैज और बीन आता है। तो बी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बीन हो जाएगा और इनवाइटेड लिख देंगे बाई, और ये ही जब कर्म की जगह पे आएगा तो उसका कारक बदल जाएगा, ही का कर्म कारक हो जाएगा। ही का कर्म कारक होता है हिम। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, जो आप देख के बताएंगे कि कौन सा टेंस है ये। यदि ध्यान से देखा जाए तो निश्चित रूप से ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ईडी लिखा हुआ है, और ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। क्रिया के सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हमारा पास्ट टेंस है, सहायक क्रिया नहीं है, तो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये सब्जेक्ट है और द वर्क ऑब्जेक्ट है, तो वह ऑब्जेक्ट से ही हम शुरू करते हैं। द वर्क, अब हम बी वर्ब का पास्ट फॉर्म लाएंगे तो बी वर्ब का पास्ट फॉर्म है वाज ओवर। वर्क एक वचन है इसलिए वाज आएगा। फिनिश्ड का फिनिश होगा क्योंकि ये फिनिश्ड की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है और इसको हमने इसीलिए फिनिश्ड लिख दिया। अब हम बाई लिखेंगे और हरी हमारा सब्जेक्ट था, हरी का कर्म कारक भी हरी होगा। याद रखना कि नाउन का कर्म कारक सेम रहता है परंतु प्रोनाउन का कर्म कारक बदलता रहता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर हमने पहले से लिखा रहा है शी वॉज नॉट नॉकिंग एट द डोर। क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है? निश्चित रूप से बता सकते हैं। वाज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसलिए पास्ट है और आईएनजी लिखा है, यानी कि जहां बी वर्ब पास्ट होगा और आईएनजी फॉर्म होगा वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो हमने टेंस पहचान लिया, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा इस वर्ब का एडवर्ब है। ये करता हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये एट शब्द भी वर्ब का पार्ट है, वर्ब से जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्ब से जुड़ी हुई चीज को हम अलग नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्य वर्ब के पहले नॉट लिखा है जो उसका एडवर्ब है और सहायक क्रिया लिखी है। एक शब्द और लिखा है एट। कई बार हमारी जो क्रिया हैं वो प्रीपोजिशनल वर्ब होती हैं, उनके साथ प्रीपोजिशन अंग बन के आता है और उस अंग को हम अलग नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इतने बड़े फॉर्म को वर्ब का पार्ट मानते हैं और ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो हम लिखेंगे द डोर एक वचन है इसलिए वाज ही रहेगा। नॉट भी लिखा है, नॉट भी रहेगा। अब बी वर्ब में आईएनजी लगाना होगा तो वाज में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा बीइंग। जैसा मैंने कहा कि यदि बी वर्ब में आईएनजी लगाना हो तो चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वाज हो, चाहे वर हो, सबका बीइंग होगा। इसके बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे
knocked at by her। सी का कर्मकारक हर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, हैड नेवर। हैड क्रिया के सेकेंड फॉर्म है इसलिए पास्ट होगा, और यहाँ विजिटेड लिखा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल लिखा है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी है। हैड के साथ यदि क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट परफेक्ट होता है। ये हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट का है। ये शब्द हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब के रूप में आया है। तो हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। मथुरा, फिर क्रिया लाएंगे हैड। अब हमें बी वर्ब लगाना होगा। हैड के साथ पैसिव वॉइस में हैड बीन हो जाता है, बीन, परंतु यहाँ पर नेवर आया है तो नेवर हैड के बाद ही होगा, क्योंकि नेवर एडवर्ब है इसलिए बी वर्ब के पहले आएगा। तो हैड नेवर बीन विजिटेड बिफोर, बी एडवर्ब है अपने स्थान पर बना रहेगा। और इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। अभी नहीं बन पाया, अभी हम कर्म कारक लाएंगे। इससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे और दे का इधर कर्म कारक आएगा, तो दे का कर्म कारक देम। अब कंप्लीट हुआ, पहले कंप्लीट नहीं हुआ था। अब हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे जो फ्यूचर टेंस का होगा। यहां पर लिखा है शैल हैव सेव्ड। शैल फ्यूचर का है, हैव परफेक्ट को शो कर रहा है, और ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। यहां पर लिखा है इनफ मनी। मनी हमारा नाउन है, इनफ उसका एडजेक्टिव है, अर्थात ये नाउन हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके एडजेक्टिव को भी हम साथ रखेंगे, अलग नहीं करेंगे। तो यहाँ शुरुआत होगी इनफ मनी की। इनफ मनी ये हमारा सब ऑब्जेक्ट था, तो हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा। सेल का बिल हो जाएगा या सेल ही रहेगा, दोनों चलेंगे। विल, हैव का हैव रहेगा, सेव्ड, थर्ड फॉर्म पहले से ही है, बस हमें वर्ब लिखने के बाद बाई लगाना है और इसका हमें कर्म कारक लिखना है बस। और एक एग्जाम्पल और देखेंगे, एक्टिवर्स का विल कैच। यहाँ विल लिखा है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। यहाँ भी विल लिखा था, लेकिन यहाँ सेल लिखा था, लेकिन सेल के बाद हैव था, और यहाँ हैव नहीं है। इसका मतलब ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट के नेम से इसको बदलेंगे। ये हमारा नाउन है, और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है, ये इसका आर्टिकल है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द फर्स्ट बस विल, बिल के साथ बी वर्ब आएगी, बी काट, और वर्ब के बाद बाई लगाएंगे,
और यू का कर्म कारक कर देंगे, यू का कर्म कारक यू होता है। और इस प्रकार से ये हमने किस प्रकार से साधारण टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं सीखने का एक प्रयास किया।